हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। कक्षा 10 की देखिए सामाजिक विज्ञान की क्लासेस में मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। और पिछली क्लास में मैंने आप लोग को चौथे चैप्टर का भी अध्ययन कराया था। तो अगर देखा जाए तो आप लोग का 4 चैप्टर पूरी तरह से व्याख्या के साथ प्रश्नोत्तर रूप में करवा दिया गया है। आज की क्लास में हम लोगों के अर्थशास्त्र के आपके अंतिम चैप्टर यानी 5वें चैप्टर का अध्ययन करना है और इसको भी उसी तरीके से अध्ययन करना है जैसे पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने सभी का अध्ययन किया था। सबसे पहले मैंने देखिए आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय का अध्ययन कराना शुरू किया और भूगोल विषय के आपके सिलेबस के 7 चैप्टर जो है मैंने अध्ययन करा दिए। तो आज की क्लास जो आपकी खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपका देखिए 12 चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोगों को इसमें देखिए कितने चैप्टर पढ़ने थे, 22 चैप्टर। तो 22 में से आपका 12 कंप्लीट हो जाएगा, 10 चैप्टर और बचे रहेंगे, जो 5 इतिहास का और 5 राजनीति शास्त्र का। तो इनको भी हम लोग इसी तरीके से एक एक करके जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपकी जो क्लास है ये देखिए अर्थशास्त्र की 5वें अध्याय की क्लास है। और 5वां अध्याय देखिए आपका किस नाम से है, उपभोक्ता अधिकार यानी कंज्यूमर राइट्स नाम है इस आपके चैप्टर का। इसमें हमको पढ़ना है कि उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार होते हैं, इसके लिए कोई कानून है कि नहीं, कानून बनाया गया तो कब बनाया गया, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपकी देखिए जो क्लास है आज की, ये अगर देखा जाए तो आपकी कक्षा 10 की जो प्रश्नोत्तर रूप में क्लास है ये 12वीं क्लास है। और इस क्लास को देखिए हम लोग उसी तरीके से एक दिन में एक चैप्टर जैसे करते हुए चले आ रहे थे उसी तरीके से इसको भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और जो है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। हाँ देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10, जिसमें अध्ययन किस विषय का किया जा रहा है, अर्थशास्त्र का। और अर्थशास्त्र का जो 5वां अध्याय है वो आज हम लोग को अध्ययन करना है और उसका नाम क्या है, उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट्स। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर से आपके जो लघु उत्तर प्रश्न है यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं कि वो किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या होगा कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो उत्तर क्या होगा कि वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु या सेवा को मूल्य देकर खरीदता है और उसका उपयोग करता है, उसी को क्या कहते हैं, उपभोक्ता। यानी अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति वस्तु खरीद रहा है या कोई सेवा खरीद रहा है और उसको फिर अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि उपभोक्ता को किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें देखिए उत्तर क्या होगा कि उपभोक्ता को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं मिलना, माप तौल में धोखाधड़ी होना, अधिक मूल्य वसूलना, नकली या मिलावटी वस्तुएं बेचना और सेवाओं में लापरवाही। इस तरीके से समस्याएं जो है उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ती है, इसका सामना करना पड़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ता अधिकार क्या है। तो उत्तर क्या होगा कि उपभोक्ता अधिकार ऐसे वैधानिक अधिकार हैं जो उन्हें शोषण से बचाते हैं और उचित जानकारी और न्याय दिलाने में मदद करते हैं। यानी ये एक प्रकार के कानून अधिकार होते हैं, कानून के द्वारा बनाए गए कानूनी अधिकार, जिससे क्या होता है कि उपभोक्ताओं को शोषण से बचना होता है, बचाया जाता है और उनको उचित जानकारी, उचित मूल्य जो है, उचित न्याय इसके आधार पर दिला। अगर किसी के साथ धोखाधड़ी होती है तो वो इसी कानून के तहत शिकायत कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, इसको शॉर्टकट में देखिए क्या कहा जाता है, कोपरा। ये कब लागू हुआ। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में लागू किया गया था और 2019 में इसको संशोधित किया गया था। तो ये आपसे पूछा जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आप इन पूरी बातों को लिखें। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि उपभोक्ता के 6 प्रमुख अधिकार बताइए। यानी उपभोक्ताओं के 6 प्रमुख अधिकार कौन कौन से हैं। तो उत्तर देखिए क्या होगा, पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है जानकारी पाने का अधिकार, तीसरा है विकल्प चुनने का अधिकार, चौथा है सुने जाने का अधिकार, पांचवा है निवारण पाने का अधिकार और छठवां है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यानी उपभोक्ताओं को इस प्रकार के 6 अधिकार जो है कानून के तहत दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि उपभोक्ता का सुरक्षा का अधिकार क्या है। तो उसका उत्तर क्या होगा
कि यह अधिकार जो है उपभोक्ता को ऐसे उत्पादों और सेवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है जो उसके स्वास्थ्य या जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि जानकारी का अधिकार का क्या अर्थ है, यानी जो अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ताओं को, तो उन्हीं में से जो प्रमुख अधिकार हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर इसका क्या होगा कि उपभोक्ता को वस्तु या सेवा से संबंधित सही जानकारी, जैसे उसका मूल्य, निर्माण तिथि, सामग्री, प्रयोग की विधि इत्यादि को प्राप्त करने का जो अधिकार होता है उसी को कहा जाता है जानकारी का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि उपभोक्ता की जिम्मेदारियां क्या है, यानी किसी भी कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहला देखिए क्या है कि उसको वस्तु या सेवा के उपयोग से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, यानी अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना है तो उसको सबसे पहले सब जान लें। जैसे देखिए आप लोग कहीं भी जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं या किसी साधन सवारी से कहीं जाते हैं तो आप पहले उसका रेट पूछते हैं कि आप कितने का देंगे, ये कितने रुपया लगेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपको पूछना है। दूसरा देखिए क्या है कि बिल या नकद रसीद अवश्य लेना। आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो उसके लिए क्या हो, आप कोई भी सामान खरीदो उसका क्या करो, बिल मांगो। बिल आप रखे रहेंगे, जब उसमें कोई समस्या आएगी तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि गलत प्रथाओं की शिकायत करना, यानी जो सामान बेचने वाले हैं अगर आपके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत तरीके से आपके पेश आ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, शिकायत करें। अगला है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जिम्मेदारियां होती हैं। फिर उसके बाद देखिए जो कोपरा अधिनियम बनाया गया था उसके लिए देखिए उसके आधार पर 3 प्रकार की न्यायालय बनाए गए थे। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपभोक्ता अदालतें कितने स्तरों पर काम करती है, यानी उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था उसके तहत 3 प्रकार के न्यायालय बनाए गए थे। तो ये न्यायालय देखिए 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। पहला होता है जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा होता है राज्य स्तर पर यानी स्टेट कमीशन, और तीसरा होता है राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कमीशन। तो 3 स्तर के न्यायालय होते हैं। अब देखिए उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम रखा गया था जागो ग्राहक जागो। तो ये पूछा जा रहा है कि जागो ग्राहक जागो अभियान का उद्देश्य क्या था। तो आंसर देखिए क्या होगा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करना और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना था। यानी इस अभियान को चलाने का मकसद यही था कि जो उपभोक्ता हैं उनके अपने अधिकारों की जानकारी हो जाए, वो उसके प्रति जागरूक हो जाए और शोषण के खिलाफ वो लोग आवाज उठाएं। तो इसीलिए इसको शुरू किया गया था। अब देखिए इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते। तो इसमें देखिए पहला क्या होगा कि उपभोक्ता अधिकारों की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, यानी उपभोक्ताओं के अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका देखिए क्या होगा उत्तर कि उपभोक्ता अधिकारों की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाने लगा, वस्तुओं की गुणवत्ता घटाई जाने लगी, माप तौल में धोखाधड़ी होने लगी, विज्ञापनों में झूठे दावे किए जाने लगे। यानी इस तरह की जो समस्याएं थी ये उपभोक्ताओं को फेस करनी पड़ती थी। तो इसी के लिए उपभोक्ता अधिकारों की जरूरत पड़ी। और इन परिस्थितियों में देखिए उपभोक्ताओं को सुरक्षा, जानकारी और न्याय दिलाने के लिए उपभोक्ता अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। यानी इतनी सारी चीजों की वजह से, इतनी समस्याओं की वजह से उपभोक्ता अधिकारों की जरूरत पड़ी। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि उपभोक्ता के प्रमुख अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो उपभोक्ता के जो प्रमुख अधिकार अभी हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखे थे तो उनके बारे में देखा था। अब क्या है कि उनमें थोड़ा सा हम लोग और चीजें ऐड करके लिखेंगे अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया आपके तो देखिए उसको कैसे लिखना होगा कि उपभोक्ता के प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं, जिसमें देखिए पहला अधिकार क्या है, सुरक्षा का अधिकार। इसका मतलब कि हानिकारक उत्पादों से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है देखिए जानकारी का अधिकार। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी वस्तु और सेवा से जुड़ी सभी सूचनाएं प्राप्त करना। तीसरा है विकल्प का अधिकार, यानी बाजार में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से अपनी पसंद का चयन करना। चौथा देखिए क्या है, सुने जाने का अधिकार, यानी शिकायतों के निवारण हेतु मंचों तक पहुंचने का अधिकार। पांचवा क्या है, निवारण का अधिकार, यानी हुए नुकसान की भरपाई करना। यानी अगर किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है किसी वस्तु या सेवा से तो उसको भरपाई कराने का अधिकार। छठवां है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देने। तो इस तरीके से ये 6 प्रमुख अधिकार हैं उपभोक्ताओं के।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ता आंदोलन क्या है, इसके कारण बताइए। यानी उपभोक्ताओं के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है, विरोध किया जाता है, विद्रोह किया जाता है, वो क्या है। तो उपभोक्ता आंदोलन देखिए वह सामाजिक आंदोलन है जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता है। इसका कारण देखिए क्या है। पहला कारण है कि बाजार में मिलावटी वस्तुएं मिलना, दूसरा है झूठे विज्ञापन दिखाना, तीसरा है उच्च मूल्य पर घटिया वस्तुएं बेचना, और चौथा है उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान न होना। यानी जब उनके साथ इस तरह की समस्याएं होती हैं तब उपभोक्ता क्या करता है, आंदोलन करता है। आपके देखिए पुस्तक में कई उदाहरण दिए गए हैं जिसमें आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक व्यक्ति को देखिए गलत तरीके से इलाज किया गया जिसकी वजह से वो अपाहिज हो गया, तो उसने शिकायत की। उसकी शिकायत को शुरू में नज़रअंदाज किया गया, लेकिन जब वो उच्च लेवल के कोर्ट में गया तो उसको मुआवजा मिला। उसी प्रकार से देखिए एक व्यक्ति जो अपने बेटी के लिए मनी ऑर्डर भेजता है, वो मनी ऑर्डर जब उसको नहीं मिलता है तो वो जाकर शिकायत करता है, तो पोस्ट ऑफिस वाले उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तब फिर वो उपभोक्ता जो कंज्यूमर कोर्ट होती है, न्यायालय, वहाँ जाकर शिकायत करता है, फिर उसको उसका मुआवजा मिलता है। इसी तरीके से उपभोक्ताओं का जो है जब किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो वो उसके लिए आंदोलन करते हैं, उसके लिए कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न इसका कि उपभोक्ता अदालतों की संरचना और कार्य बताइए। यानी उपभोक्ताओं की जो रक्षा करने के लिए जो कोर्ट बनाई गई हैं, अदालतें बनाई गई, उनकी क्या संरचना है और उनका क्या कार्य है। तो पहले देखिए संरचना क्या है कि जिला स्तर पर, यानी जिसको जिला आयोग कहा जाता है। तो ये आयोग देखिए क्या करता है कि 1 रुपया से लेकर 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई करता है। यानी ये मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता अपने जिले में ही शिकायत दर्ज करा सकता है, यानी उसको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। हर जिले में उपभोक्ता कार्यालय होता है जिला स्तर पर, और वहां पर शिकायत सुनी जाती है, उसका निवारण किया जाता है। दूसरा होता है देखिए राज्य आयोग। ये क्या करता है, ये 10 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई करता है। यानी अगर किसी को जिला आयोग के फैसले से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो वो उसके फैसले के खिलाफ कहाँ पे कोर्ट कर सकता है, राज्य आयोग में। यानी ये उससे उच्च स्तर का आयोग होता है और यहाँ पर मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई होती है। जिला आयोग का जो निर्णय होता है उस पर भी देखिए अपील की जा सकती है। यानी कहने का मतलब जिला आयोग से अगर कोई निर्णय मिला है किसी को, वो उससे संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ भी अपील यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरा देखिए क्या है, राष्ट्रीय आयोग, यानी ये नेशनल लेवल का है। यहाँ क्या होगा कि आप जिला या राज्य आयोग के दोनों के फैसलों से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप राष्ट्रीय आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं, और यहाँ पर जो मामले होते हैं वो 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों की सुनवाई की जाती है। यानी मामला अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसकी शिकायत कहाँ पर होगी, राष्ट्रीय आयोग में। और यह राज्य आयोग के निर्णयों पर अपील भी इसके यहाँ किया, यानी अगर कोई राज्य आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए भी यहाँ पर अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी संरचना है और इनका कार्य है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो उत्तर देखिए क्या होगा कि उपभोक्ताओं को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया इससे। दूसरा क्या हुआ कि 3 स्तरीय न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई। तीसरा क्या किया गया कि उपभोक्ता संगठनों को मान्यता दी गई। चौथा क्या हुआ कि उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। पांचवा क्या हुआ कि 2000 में संशोधन करके ऑनलाइन लेन देन और ई कॉमर्स को भी इसमें शामिल किया गया। यानी इसमें 2019 में जब संशोधन कर दिया गया तो जो ऑनलाइन खरीदारी होती है, ई कॉमर्स होता है, उसको भी इसमें शामिल कर दिया। इसके पहले वो इसमें शामिल नहीं होता था। इसमें बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होने लगी तो सरकार ने इसमें संशोधन करके उसको भी इसी के अंतर्गत शामिल कर दिया। ठीक है, ये था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषता। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका कि उपभोक्ता के कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कोई भी उपभोक्ता होता है तो उसका क्या क्या कर्तव्य होता है। तो पहला देखिए क्या है कि वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य और लेबल की जांच करें। यानी आप कोई वस्तु ले रहे हो तो उसको सही तरीके से जांच के, उसके लेबल को देखिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट को देखिए, उसके एक्सपायरी डेट को देखिए। तो ये सब देख के आप उसको खरीदिए। वो प्रोडक्ट जो है मान्यता प्राप्त है कि नहीं, उसको FSSAI के द्वारा या एग मार्क या किसी भी प्रकार का हॉल मार्क, ISI मार्क वगैरह मिला है कि नहीं, इस तरीके से देख के खरीदिए। दूसरा क्या है, नकद रसीद अवश्य लें, यानी कैश रिसिप्ट लें आप। तीसरा क्या है कि शिकायत दर्ज करने में हमेशा सक्रिय रहें, लापरवाही न करें। विज्ञापनों के भ्रम में न आए। झूठे विज्ञापन बहुत सी चीज़ों को दिखाए जाते हैं तो उसके भ्रम में आप न आए, क्योंकि उससे ठगे जाने का
जो है खतरा रहता है। अन्य उपभोक्ताओं को भी जागरूक करें, यानी अन्य लोगों को अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उनको भी इसके बारे में बताएं। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक उपभोक्ता का कर्तव्य होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सूचना का अधिकार क्या है, यानी यह किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है, जिसको देखिए हम लोग आरटीआई के नाम से जानते हैं। तो आरटीआई देखिए क्या है, तो सूचना का अधिकार, जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन शॉर्टकट में आरटीआई कहा जाता है, यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके अंतर्गत भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी सरकारी विभाग, संस्था या कार्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यह देखिए कब लागू हुआ अपने देश में, तो 12 अक्टूबर 2005 को यह पूरे देश में प्रभावी हुआ। यह उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि कैसे करता है, तो देखिए कैसे करता है। पहला क्या करता है कि यह उपभोक्ता जो है सरकारी योजनाओं को, नीतियों को, खर्चों आदि की जानकारी को प्राप्त कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि कहीं किसी योजना की, किसी नीति की, किसी खर्च की जानकारी मुझे चाहिए, तो उसके लिए क्या करता है, जो है आरटीआई दायर करता है और उसके बाद में उसको जानकारी मिलती है। अगर किसी का कोई समस्या है, कोई काम नहीं हो रहा है, सरकारी अधिकारी उसके काम को नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो उनसे जानकारी मांग सकता है, आरटीआई दायर कर सकता है। देखिए इससे क्या होता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। तीसरा क्या होगा कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के उल्लंघन पर जानकारी लेकर कार्रवाई कर सकता है। और चौथा क्या होगा कि इससे भ्रष्टाचार और गलत व्यवहारिक प्रथाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तो इस तरीके से यह उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मानकीकरण क्या है, यानी भारत में मानकीकरण उत्पाद के लिए 2 एजेंसियों के नाम लिखिए। तो मानकीकरण का मतलब क्या होता है, तो देखिए उत्तर क्या होगा कि मानकीकरण यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो यह देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के लिए निश्चित गुणवत्ता, माप, आकार, वजन और निर्माण की विधियों को निर्धारित किया जाता है ताकि उपभोक्ता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सके। यानी एक प्रकार का क्या है, मानक है, जिसमें यह निर्धारित कर दिया जाता है कि कौन सी वस्तु की गुणवत्ता कितनी होनी चाहिए, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इस तरीके से इसका वजन कितना होना चाहिए, इसका निर्माण कब होना चाहिए। देखिए आप देखते हैं कोई भी सामान लेंगे तो इस पर ये सब जानकारियां जरूर लिखी गई थी कि वो प्रोडक्ट जो है कितना वजन है इसका, कब बना है, कब एक्सपायरी डेट है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। तो सारी जानकारियाँ जो दी गई रहती हैं वो किसके तहत दी जाती है, इसी के तहत। भारत में मानकीकरण के लिए देखिए जो प्रमुख 2 एजेंसियां हैं, वो 2 एजेंसियां देखिए कौन कौन सी हैं। एक है भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको देखिए BIS कहा जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और दूसरी है एगमार्क, जिसको कहा जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये 2 संस्थाएं जो है भारत में मानकीकरण के लिए कार्य करती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका कि ISI और एगमार्क क्या है। तो ISI और एगमार्क देखिए क्या है कि ISI इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, जो अब क्या नाम से जाना जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यानी पहले ISI नाम था, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। यानी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड जो है ये क्या काम करता है, ये औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह प्रदान करता है। यानी जितने भी औद्योगिक उत्पाद हैं उनके लिए क्या करता है, प्रमाण पत्र देता है, प्रमाणन प्रदान करता है। जैसे जो विद्युत उपकरण होते हैं, जो स्टील उपकरण होते हैं, जो गैस सिलेंडर इत्यादि होते हैं, उस पर देखिए ISI मार्का दिया जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा जो है एग मार्क। तो एग मार्क ऐसा देखिए प्रमाणन है जो कृषि उत्पादों पर प्रदान किया जाता है। जैसे कोई सामान है, जैसे अनाज है, दाल है, मसाला है, फल है, सब्जियां है, घी आदि है, इन सबको जो आप खरीदेंगे तो ये देखिए उनकी गुणवत्ता को प्रमाणित करके उस पर ये मार्का दिया जाता है, प्रमाण पत्र। आप जब कोई भी सामान खरीदेंगे मार्केट से तो उस पर जो पैकिंग वाला सामान रहेगा उस पर ये सब चीज़ें जो है एक मार्क के रूप में लिखी गई। आप पैकेट पे देखेंगे, रैपर पे देखेंगे तो सब चीज़ें लिखी रहती है। इसे किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसे डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा दिया जाता है। ठीक, अगला देखिए क्या है 10वां प्रश्न, इको मार्क और हॉल मार्क क्या है। यानी इको मार्क किस पर दिया जाता है, किस प्रोडक्ट पर, और हॉल मार्क किस प्रोडक्ट पर दिया जाता है। तो इको मार्क देखिए क्या है कि यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है। यानी ऐसे जो प्रोडक्ट हों जिससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, जो पर्यावरण के अनुकूल हों, तो उन प्रोडक्ट को ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, BIS के द्वारा। ऐसे उत्पादों की पहचान करने के बाद ये इस पर ये प्रभाव जो कम डाले पर्यावरण पर, उसी को यह दिया जाता है। हॉलमार्क देखिए क्या होता है, तो हॉलमार्क देखिए सोने की शुद्धता की गारंटी के लिए BIS के द्वारा ही दिया जाने वाला एक प्रमाण चिन्ह है।
यानी सोने की जो ज्वेलरी होती है, तो उसको शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए ये हॉलमार्क उसको प्रदान किया जाता है। ये भी किसके द्वारा दिया जाता है? BIS के द्वारा। यह सुनिश्चित करता है कि सोने की जो ज्वेलरी है वो निर्धारित मानकों के अनुरूप है और खरीदारों को मिलावट से बचाता है। इसलिए देखिए बहुत से लोग जब ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं तो बढ़िया दुकान वालों से खरीदते हैं और हॉलमार्क वाला खरीदते हैं। उससे क्या होता है कि बाद में उनको अगर उस चीज़ को बेचना है या कुछ और काम की इस्तेमाल करना है तो उसको उसका पूरा प्राइस मिलता है। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि FSSAI क्या है? यानी ये इसका पूरा नाम क्या है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। शॉर्टकट में इसको क्या कहा जाता है? FSSAI। तो ये क्या है? तो ये देखिए क्या है कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक का प्राधिकरण है, जो भारत में क्या करता है कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला एक वैधानिक निकाय। आप जितने भी खाने पीने वाली चीज़ों को देखेंगे, आप चाहे चिप्स देख लीजिए, चाहे बिस्किट देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, तो आप देखेंगे उसके पैकेट के पीछे लिखा रहता है इस तरीके से FSSAI। ठीक है, तो ये है, इसको प्रमाणित किया गया रहता है। इससे द्वारा जो प्रमाणित प्रोडक्ट होता है वो क्या है कि माना जाता है कि वो खाने योग्य है और सही है। ठीक, यह देखिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया। यानी इसको कब स्थापित किया गया है? तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। तो इसके बारे में अगर पूछा जाए तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न, इस चैप्टर का 12वां प्रश्न। इसमें देखिए क्या है कि उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है? ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका उत्तर क्या होगा कि उपभोक्ता इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व भर के उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1960 में कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। यह संगठन विभिन्न देशों के उपभोक्ता संगठनों को जोड़कर विश्व स्तर पर देखिए क्या करता है? उपभोक्ता जागरूकता, अधिकार संरक्षण और नीति सुधार के लिए कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न और इस क्लास का लास्ट प्रश्न, यानी इस चैप्टर में आपको इतने ही प्रश्न पढ़ने हैं, उनको बार बार रिवीजन करना है और फिर अपने परीक्षा में अच्छे तरीके से उनका उत्तर दें। तो अंतिम प्रश्न देखिए क्या है आज की क्लास का कि भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार के द्वारा किन कानूनी मानदंडों को लागू करना चाहिए? यानी उपभोक्ताओं के अधिकारों को बेहतर तरीके से समर्थ बनाना है तो सरकार किन किन कानूनी मानदंडों को लागू करेगी? तो उत्तर क्या है कि पहला क्या होगा कि कानूनी उपाय, वैधानिक उपाय। तो वैधानिक उपाय में देखिए क्या है कि उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित वैधानिक उपाय किए गए हैं। पहला क्या किया गया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पारित किया गया। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। फिर उसके बाद आधिकारिक मानक वर्णन अधिनियम 1976 पास किया गया सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद देखिए खाद्य सामग्री में मिलावट से बचाने के लिए 1954 में एक अधिनियम बना। तो इस तरीके से सरकारी उपाय किए गए, ये वैधानिक उपाय है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा प्रशासनिक उपाय क्या किया गया? तो प्रशासनिक उपाय में उपभोक्ताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको PDS कहा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी शुरुआत की और आशा की जाती है कि इससे कालाबाजारी, जमाखोरी तथा निर्माताओं और व्यापारियों द्वारा अधिक कीमत वसूल करने पर कुछ हद तक रोक लगेगी। और तीसरा उपाय क्या किया गया? तकनीकी उपाय, यानी टेक्निकल जो है उपाय किए गए। इस उपाय के अंतर्गत देखिए उत्पाद का मानकीकरण आता है। भारत में भारतीय प्रमाप अधिनियम 1980 पारित किया गया। इसके अंतर्गत उत्पादों को विशिष्ट चिन्ह प्रदान करने की व्यवस्था की गई, जैसे ISI और BI। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो है सरकार के द्वारा कानूनी मानदंड उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए बनाए गए और लागू करवाए गए। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए और इस तरीके से आज मेरे के द्वारा आपका जो है अर्थशास्त्र का 5वां चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया गया। अब देखिए आपके 2 विषय जो है कंप्लीट हो गए। अब 2 विषय और बचे हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।